हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आपका नंबर ऑफ 13 क्वेश्चन होंगे। बारी बारी से लोग हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें हम, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि छात्र को किसी प्रयोग को प्रदर्शन करने के समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो अगर आप इसमें पूछा जैसे होता है ना, क्लास में अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बोर्ड के सामने बैठ के पढ़ाना, या फिर आप बच्चे को गोल घेरा बैठा के आप खुद उसमें बीच में बैठ जाए, या फिर आप उसी कॉर्नर पे कहीं बैठ जाए, इस तरह का जो पढ़ाने का तरीका है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि छात्र को किस प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि छात्र और शिक्षक समान अर्ध घेरे में बैठे। ये बात भी सही है। चलिए, कक्षा में विद्यार्थी पंक्ति में बैठे और शिक्षक स्वयं छात्रों के सामने रखता है। देखिए दोनों बात से हम लोग अपने स्कूल में ये दोनों सिस्टम से पढ़ाई करते हैं ना। कितना होगा ऑप्शन नंबर आपका, तो इसका 2 हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यही है पढ़ाने का तरीका कि या तो आप बच्चे को या तो गोल करके खुद से बैठ जाइए, तो ये व्यवस्था भी सही है आपका, या फिर आप कैरी से बच्चा बैठा हुआ और आप सामने पढ़ा रहे हैं, टीचिंग मेथड, ये भी सबसे अच्छा मेथड है दोनों। अगर हम आगे मेथड की बात करते हैं फिर से, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिएगा क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका कि भारत में समावेशी शिक्षा के लागू करने की चुनौतियाँ है। ये बात सबसे पहले चुनौती के रूप में है, तो चुनौती क्या क्या है आपका, तो क्वेश्चन एक कर रहा है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। क्या ये बात सही है? तो अभी तक ऐसा कोई नीति नहीं आया है। चलिए, समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध होती है। ये बात सही है कि समावेशी शिक्षा प्राप्त लंबी और विविधता, यानी बहुत सारे उसमें कंडीशन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपका यानी कि लागू करने की चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, चुनौतियां आपका 2 नंबर ऑप्शन जो है आपका चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। निकाले ऑप्शन नंबर आप लगाइए कितना, तो इसका हो जाएगा 2। चलिए फिर आगे देखते हैं। क्या देखिए चुनौती है ना, विकलांग व्यक्ति के लिए चुनौती है कि ये अभी इस बार इंडियन में ओलंपिक में भाला मतलब ये तीर कमानबाजी से इन्होंने गोल्ड जीता है, सिल्वर। तो इसमें कंडीशन क्या था कि इनके पास हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या है तो तीर कमान से चलाया है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो फिर भी चुनौती हम लोग के लिए ही है। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका कह रहा है, पढ़िए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास के संदर्भ में मन की विकास का सिद्धांत क्या है। यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में, संज्ञान यानी ज्ञान की बात हो, उसमें अगर आपके मन के विकास का सिद्धांत क्या है इस पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। ये बात भी सही है कि आपके मन के जो मस्तिष्क में जो भी परिपक्वता यानी मैच्योरिटी जो है, आपके अंदर के जो मैच्योरिटी आ रहा है उसको भी दिखाता है, और आप जो गलत करते हैं संज्ञान यानी ज्ञान का अर्जन करते उसको भी दिखाता है। दोनों बात सही। दूसरा कह रहा है कि वंशागुण और पर्यावरण प्रभाव की बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये तो हम बता भी चुके हैं कि जितना बार जहाँ भी वंशावली या वंशागुण और पर्यावरण जहाँ भी 2 बात हो तो हमेशा दोनों सही होता है। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों का आपका ऑप्शन क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपको पहले देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम पढ़ते हैं तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि पूर्व संज्ञानात्मक विचार के संदर्भ में, किसके बारे में, तो पूर्व संज्ञानात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है। प्रतीकात्मक कार्य के बारे में खोजना है आपको। तो कह रहा है कि प्रतीकात्मक कार्य प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपों का उपयोग करने की क्षमता होता है। ये बात भी सही है, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग है। तो पूर्व की बात हो रही है उसके संदर्भ में है, तो उसमें बच्चा प्रतीक या मानसिक प्रतिरूप करता है। ये बात भी सही है।
प्रत्येक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद करने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। ये बात भी सही है ना। बच्चा एक देखते हैं सिंबल से किसी चीज़ को समझता है या भी याद करने का तरीका, जैसे बताए थे हम क्लास में भी कि वो पानी को मम से अगर सूचित करेगा तो हमेशा वो क्या, तो आपसे पानी नहीं, हम हर बार आपको मम मम करके ही संबोधित करेगा। तो आपका दोनों बात यहाँ सही हो रहा है, यानी क्या लगाइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका 1 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म आघात क्या है। जन्म आघात क्या है। आघात, आघात मतलब क्या था, चोट। जन्म आघात क्या है, तो आघात का मतलब होता है कि बच्चा के जन्म के बाद चोट लगना, ये सब जो समस्या होती है उसको कहता है जन्म आघात। तो कह रहा कि जन्म के 15 दिन के भीतर, तो 15 दिन के भीतर चोट लगना तो बात की बात हो गई, 2 दिन के भीतर भी नहीं है। जन्म आघात का मतलब ही होता है कि सबसे अच्छा क्या कि जन्म के समय, बच्चा जब जिस समय जन्म लेते समय अगर उसको चोट लग जाए उसको क्या कहिएगा, तो जन्म आघात कहिएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, गौर से देखिएगा इसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लिंग स्थिरता क्या है। लिंग स्थिरता क्या है। तो बच्चों को अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता है कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। ये बात सही है, जागरूकता फैलाना चाहिए कि लड़का लड़की में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा होना जरूरी है, ये बात सही है। इसे लिंग श्रेणी की स्थिरता भी कहा जा सकता है, ये बात भी सही है। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका दोनों सही है। चलिए आगे फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, तो कह रहा है कि शिशु और देखभालकर्ताओं के बीच पारस्परिक संस्था। देखिए शिशु और देखभाल, तो जो आदमी बच्चे को देखभाल करेगा तो उसके बीच का जो संबंध सबसे ज़्यादा कितना समझौता, छोटा बच्चा समझौता तो करेगा नहीं, न प्रतिस्थापित न। सबसे अच्छा है कि दोनों के बीच सबसे अच्छा लगाव। अगर जो शिशु बच्चे को मतलब देखभाल करने का जिम्मेवारी लेता है, सबसे बड़ी चीज़ उसके प्रति लगाव होना चाहिए। अगर लगाव नहीं होगा तो बच्चा क्या होगा, एक दूसरे के बीच संपर्क में आएगा ही नहीं। चलिए आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका, तो कह रहा है कि बच्चे के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। दोस्ती का, तो हर बच्चा दोस्ती करता है, तो दोस्ती का लाभ क्या है, तो बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं, बात भी सही है। मित्रता और सहायता आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। यहीं पर आए थे कि मित्रता जो है आत्म सत्यापन से बच्चा अकेलापन महसूस नहीं करता है। तो इसका दोनों बात सही है, क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता का वर्णन करता है। किशोरावस्था में जो मैच्योरिटी को दिखाता है तो आपको उस मैच्योरिटी को दिखाना है। तो देखिएगा मैच्योरिटी क्या कर रहा है कि मैच्योरिटी कह रहा है कि इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंग लगभग 4 साल लगते हैं। नहीं, गलत है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर दोनों लिंग यानी लड़का लड़की के लिए लगभग 4 साल लगते हैं, तो किसी का साल फिक्स नहीं होता, ये गलत है। चलिए यौवन के दौरान लड़कों लड़कियों के दोनों में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को किशोरावस्था, सही बात है कि दोनों में हमेशा देखते हुए लड़का लड़की किशोरावस्था में दोनों के बीच शारीरिक परिवर्तन होता है, तो ये बात आपका सही है। तो सही है तो क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आगे अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। कह रहा है किसके अकॉर्डिंग है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सबसे पहले याद रखिएगा। तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुकरण युग्म सही सुलमित है। सही देखना है कि दोनों में सेम से मैच कौन कौन कर रहा है। तो कह रहा है कि अदृश्य अनुकरण, अदृश्य का मतलब बिना देखे हुए करना, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देखा है, जैसे कि मुंह। ये बात सही है ना, अपना मुंह नहीं देखा फिर भी देखते हैं, जैसे आप मुंह बनाते हो वैसे भी बना लेता है। तो अदृश्य अनुकरण, अनुकरण मतलब होता है नकल करना। चलिए अदृश्य मतलब बिना देखे हुए, बात सही है। दूसरा कर रहा है दृश्य यानी देख के करना, शरीर के उन हिस्सों की नकल करना जिससे बच्चा देख सकता है, जैसे पैर और हाथ। दोनों बात आपका सही है, तो क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर 3 लगाइएगा। चलिए अगर फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन कितना नंबर चलेगा आपके, इसके बाद 11 नंबर पर आते हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि बाल्यावस्था में मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में सहपाठी संबंधों का सकारात्मक प्रभाव क्या है। यानी कि बाल्यावस्था में जो बच्चा समाज के विकास के संदर्भ में रहता है तो उसके बीच के दोस्तों के संबंध का सकारात्मक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर क्या क्या। तो जैसे बच्चे माता पिता के प्रभाव से दूर जाने लगते हैं, ये बात सही है। और सहकर्मी यानी कि देखते हैं बताए थे कि गैंगेज यानी कि बच्चा अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच रहना पसंद करता है, क्योंकि बाल्यावस्था है। तो बाल्यावस्था स्टार्ट होता है 3 से 12 वर्ष तक, दोस्त के बीच रहना पसंद करेगा, उसके साथ खेलता है और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए करता है, यानी कि सोचता है हमेशा कि अपने निर्णय आप खुद से लें। चलिए कुछ बात सही, आगे पढ़ते हैं। कुछ नस्लों की जातियाँ समूहों को किसी सदस्य के प्रति प्रतिकूल दृष्टि को सुदृढ़ करने की प्रवृत्ति, नहीं गलत है, नस्ल ये सब गलत बात हो गया। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, सिर्फ एक लगाइए, क्योंकि बाल्यावस्था में ऑप्शन नंबर 2 का कोई चर्चा ही नहीं है। जिस तरह का नस्ल क्या होता है, नस्ल और जाति इसमें आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका कि कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में, कक्षा यानी क्लास का मैनेजमेंट करने की बात हो रही, तो कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में स्पष्ट नियम दिनचर्या स्थापित करने को प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी क्लास में अगर शिक्षक हैं तो आपको कोई अगर नियम या फिर दिनचर्या को स्थापित करना है तो सबसे पहले आपका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस पर बात करना है। तो कह रहा है सबसे पहले कि सुनिश्चित करना कि छात्र आज्ञाकारी, देखिए आज्ञा और दंड का बात होगा, सबसे पहले नेगेटिव हो गया तो ये होगा नहीं आपका, काट दीजिए। फिर दूसरा करें एक संचरित वातावरण को बनाना जो सुसंगत प्रभावी शिक्षण सीखने का समर्थन करता है, पॉजिटिव वर्ड है। चलते हैं आगे देखते हैं। छात्र की स्वतंत्रता और रचनात्मक सीमित, देखिए सीमित आ गया तो निगेटिव, यानी कि सीमित का नहीं करना तो गलत हो गया। शिक्षक के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करना, देखिए कम करना यानी कि भी निगेटिव बात हो गया, तो सब गलत। तो बचा कौन आपके पास, तो ऑप्शन नंबर क्या बचा आपके पास, 2 बचा, ये आपका ये आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखिए सभी 13 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। रचनात्मक बताए थे, रचनात्मक और योगात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है कि क्लास में पढ़ाते समय अगर आप टेस्ट लेते हैं तो कहलाएगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक। और साल के जब अंतिम लेते हैं तो हम लोग क्या करते थे, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो देखिए आइए सबसे पहले चर्चा किस पर करना है, रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है आपको। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में तो गलत हो गया, क्योंकि वर्ष के अंत में तो एग्जाम होता है, तो कहलाता है योगात्मक मूल्यांकन। दूसरा है अंतिम ग्रेड, तो ग्रेड का बात हो गया और यहाँ अंतिम की बात हो रही, तो अंतिम जब परीक्षा का लास्ट है तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये हो गया योगात्मक मूल्यांकन। तीसरा करें समझ का आकलन करने के लिए अंत में दी गई एक प्रश्नोत्तरी, यानी कि समझ के आकलन, यानी क्लास पढ़ाने के बाद अगर आपसे हम टेस्ट लेते हैं यानी कि समझ के आकलन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही। और ये फिर आपका क्या अंतिम परीक्षा, तो सबसे अच्छा क्या हुआ आपका 3 नंबर, यही ना कि रचनात्मक मूल्यांकन हुआ, कि पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। चलिए हम लोग अभी तक आप लोग हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन आ गया तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के वर्गीकृत स्तर के संज्ञानात्मक कौशल में समस्याओं को हल करने या नए विचार बनाने के लिए जानकारी का उपयोग करना शामिल होता है। यानी कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार किसी भी चीज़ का नया जानकारी, अगर आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपके अंदर जो नए नए विचार आते हैं तो वो विचार को आप किस में शामिल कीजिएगा। तो नया विचार याद करने से तो होगा नहीं, तो पहला खत्म, न समझ होगा नहीं। सबसे अच्छा देखिए हम पढ़ा, देखिए अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे का देखिएगा तो यही बात है ना कि आप कोई भी नया चीज़ क्या करते हैं, हम लोग उसको सबसे पहले क्या करते थे, सृजन करते हैं। जितना ज़्यादा आप सृजन कीजिएगा उतना ज़्यादा वहाँ से सीखिएगा। तो भला ही क्वेश्चन था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था अगर आप उसको ठीक से पढ़िएगा तो आप भी यही मारिए, क्योंकि सृजन क्या है हमेशा आपका, तो ये जाता है क्या, तो पॉजिटिव वर्ड जाता है, सब आदमी को पता है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 15, फिर से पढ़े थे जो जीन पियाजे आ गया आपका ना। तो कह रहा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है अहम केंद्रित अवधारणा संज्ञानात्मक विकास के किस चरण को सटीक रूप से देखती है। बच्चा कैसा होना चाहिए, तो अहम केंद्रित। तो ये तो क्वेश्चन पूछना ही ना, अहम केंद्रित में बच्चा किस में होता है, तो सेकेंड से, यानी कि
अगर हम बात करें किसका, तो बच्चा जो हम केंद्रित होता है तो किस में होता है, इसी में ना होता है, सेकेंड स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, यही ना संवेदीकामक सेंसरी मोटर स्टेज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, तो 2 हो जाएगा। चलिए फिर आपका क्वेश्चन जीन प्याजे से ही है, तो इसको भी समझ पढ़िए। क्वेश्चन नंबर जीन प्याजे से है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। कह रहा है प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए क्या है, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। किसके बारे में पूछा गया है, तो आत्मसात प्रक्रिया, खूब गौर से देखिएगा, आत्मसात, ठीक, यानी कि इसी से। चलिए अगर हम चर्चा करते हैं इस पर, तो सब देखिए कि क्या होता है। तो कह रहा है कि नई जानकारी को शामिल करने के लिए मौजूद स्कीम को अपनाना नहीं, अनुकूलन हो गया। नई जानकारी से निपटने के लिए नया स्कीम बनाना, ये भी नहीं चलेगा। यानी कि नई जानकारी के मौजूद स्कीमों में बिना बदलाव किए खुद के नहीं, जो भी आपको मिला उसमें बदलाव ना करके उसी में जोड़ देना, क्या कहलाता था, आत्मसातीकरण पर कहलाता है। हम आपको पढ़ाएं, जाके नोट्स देखिएगा उसमें। तो अगला पढ़ना जरूरी ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपका यहीं से आ रहा है, क्योंकि कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये आपका कंटेंट का क्वेश्चन, तो इसमें कोई भी ट्रिक काम नहीं, अगर कंटेंट पढ़िएगा तभी आपका ये आंसर लगेगा। अगर हम क्वेश्चन 17 की बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 का रहा है क्या आपका, कि विकासात्मक अवधारणाओं में वह कर्मिक प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा बच्चे सीखते हैं, सामाजिक मापदंड, व्यवहार, संस्कृति, सब देखिए। तो कोई भी बच्चा का जो डेवलपमेंट होता है, उसके सामाजिक मापदंड या फिर व्यवहार या फिर संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, तो ये सारा चीज़ बच्चा कहाँ सीखेगा, तो आवास में सीखेगा नहीं। आत्मसात सबसे अच्छा क्या कहाँ सीखेगा, तो सबको पता है कि बच्चा सबसे ज़्यादा कहाँ सीखेगा, तो अपने परिवार या फिर समाज में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन देखिएगा। तो कह रहा है कि उस घटना के लिए क्या शब्द है जहाँ किशोरों का मानना है कि अद्वितीय है और उनके अनुभव पर कोई और नहीं समझ सकता। व्हाट इज द टर्म ऑफ वुमेन्स ना, वुमेन्स बिहेवियर। चलिए देखते हैं, यानी उस घटना के लिए क्या शब्द है जहाँ किशोरों का मानना है कि अद्वितीय यानी सेकेंड, उस अनुभव को कोई और, मतलब जो बच्चे का अपना अनुभव है उसको कोई नहीं समझ सकता, तो कैसा होगा। तो देखिए अगर आपका अपना सेल्फ अनुभव है, और बात है किसका हो रहा है, किशोर का हो रहा है, गौर से देखिए किशोर अवस्था का बात हो रहा है, तो बच्चा का जो अपना अनुभव होगा वो कैसा होगा, तो उसका खुद का व्यक्तिगत कल्पित कहानी होगा जो उसके अंदर अपना हुआ। अब हम बात करते हैं कि आत्मातीत तो होगा नहीं, यह आम हो गया, किशोरावस्था का बात हो रहा है, और काल्पनिक दर्शन भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या उसका अपना व्यक्तिगत जो होगा वो उसके अपना अंदर होगा, इसका कोई दूसरा आदमी समझ नहीं सकता है। चलिए अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपको देखिए। कह रहा है कि मैरी एंथरसन द्वारा पहचानी गई कौन सी लगाव शैली उन बच्चों की विशेषताएं हैं, ठीक, बच्चे पे बात है, कोई मैम है ये, जो देखभाल करने वाले के चले जाने पर परेशान दिखते हैं। जैसे कोई घर में अगर बच्चा को आप केयर करते हैं रोज़, और आज आप एक दिन के लिए नहीं रहिए, देखते हैं बच्चा आपको खोजते रहते हैं, परेशान हो जाता है, और उसे लौटने पर उससे आसानी से आराम नहीं मिलता है। यानी किस कंडीशन में, तो बच्चा आपसे ज़्यादा क्लोज है, तो क्लोज का मतलब क्या हो गया, तो बच्चा में क्या हो जाना चाहिए, तो उसके अंदर क्या है, उभयलिंग प्रतिरोध का लगाव हो जाता है कि हाँ वो है तो है, उनके बिना नहीं है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है आपका नंबर, तो 3 नंबर हो गया। चलिए अगर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम लोग। कौन सा शब्द किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझने, यानी किसी व्यक्ति के भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता के संदर्भ में, ठीक, और सामाजिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि वो कौन सा व्यक्तित्व, देखिए सहानुभूति, इन सब परोपकारिता, हम केंद्रितवादी है, इस सब को मिलाने के आपको भावनाओं को समझे, आपकी कदर करे और एक दूसरे से साझा करे, यानी सामाजिक विकास के अकॉर्डिंग। तो सबसे अच्छा कौन विकास, यही ना, सहानुभूति दिखाना। देखिए दोनों लिखा है सेम बात, लेकिन दोनों हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा टाइपिंग है,
लेकिन यहाँ देखिए इंग्लिश में तो यहाँ होगा एम्पैथी, यहाँ होगा सिंपैथी। तो सबसे अच्छा क्या दिखाइएगा आप? तो एम्पैथी दिखाइएगा कि सहानुभूति दिखाना, ठीक। सिंपैथी उसका वो हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन आपका यहीं तक था, 20 तक आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म। सभी लोग चेक कर लीजिएगा 20 में 20 कितना है, फिर कमेंट बॉक्स में सभी लिख के बताइए किनका कितना सही और कितना गलत हुआ। आप लोग लाइव क्लास तो जुड़ नहीं रहे हैं, तो सभी लोग बताइएगा देख के। और अभी तक जो भी लोग ना इसको लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या बेनिफिट होगा कि हम जब लाइव पढ़ाएंगे ना तो आपके पास क्या जाएगा, बेल आइकन पे मैसेज जाएगा और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा। सभी लोग लाइव जुड़ जाइएगा। ऐसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय कम है और पढ़ना ज़्यादा है। चलिए ओके।